नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी भाषा देश की आशा पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सीटेट के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट का हमारा चल रहा है। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमारा चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जिसमें एक वीडियो हुआ था थ्योरी का। थ्योरी देख रहे हैं अभी हम, इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी थ्योरी का हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे क्या, सतत और व्यापक मूल्यांकन। आज का हमारा टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन। आज हमारे समक्ष पारंपरिक परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन पद्धति को बदलने की चुनौती उभर कर आई है। माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए सीबीएसई ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना चाहिए या रखा जाना चाहिए। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, इसीलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। मूल्यांकन अध्यापक एवं अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल रूप से विद्यार्थी के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसके अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए चुना गया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CCE, क्या है CCE, का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्य पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक और मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यापक व्यवहार के परिणामों पर आधारित हैं। यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया है और यह शैक्षणिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम निरंतरता, अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपयोग का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। दूसरा पद व्यापक का अर्थ है शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियाँ और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा
अन्य रूपों में प्रकट करती है। इसीलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों और यह सीखने के क्षेत्रों में छात्र के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता। इसी तरह से अगला पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। अभी हम क्या देखे थे, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। अब हम उनके उद्देश्य देखेंगे। ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है, किस लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। तो बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता सबसे मुख्य चीज़ है, पहला। और दूसरा, सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। अगला, मूल्यांकन को अध्यापन प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना। अगला, नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्यनीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। अगला, मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। अगला, सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्र सीखने की प्रक्रिया तथा सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। अगला पॉइंट, अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना। ये हमारे थे उद्देश्य। क्या थे? उद्देश्य थे। अगला पॉइंट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। अब क्या देखना है? विशेषताएं देखनी है। पहली विशेषता, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और अवधि पहलू का ध्यान रखा जाता है। अगला, निरंतरता का अर्थ है शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण, स्थापन, मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्धारण, रचनात्मक मूल्यांकन जो मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। अगला पॉइंट, नियतकालिकता का अर्थ है कार्य निष्पादन का निर्माण जो यूनिट अवधि के समाप्त होने पर बार बार किया जाता है, जो है सारांशात्मक। अगला पॉइंट, सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक संगठक बच्चों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के निर्धारण का ध्यान रखता है। इसमें विद्यार्थियों के विकास के कौशलों के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। अगला पॉइंट, शैक्षणिक पहलुओं के पाठ्यक्रम में क्षेत्र होते हैं, जबकि सह शैक्षणिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठचर्या, अभिवृत्तियाँ और मूल्य शामिल होते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निर्धारण निरंतर और नियतकालिक रूप से मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करके अनौपचारिक और औपचारिक रूप से किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन यूनिट परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। कुछ यूनिटों में
घटिया कार्य निष्पादन परफॉर्मेंस के कारणों का पता निदान परीक्षणों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है। इसके बाद उपयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाता है और कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात पुनः परीक्षण किए जाते हैं। अगला पॉइंट, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निर्धारित मानदंड के आधार पर बहुत तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। जब जीवन कौशलों का निर्धारण के सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है। यह देखा गया है कि आमतौर पर किसी विषय के तथ्यों, फैक्ट्स, उसकी कल्पनाओं, उसके सिद्धांतों आदि के ज्ञान और उसकी समझ जैसे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। सह शैक्षणिक तत्वों को या तो मूल्यांकन की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर रखा जाता है अथवा उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। ये हो गया हमारा सतत मूल्यांकन की विशेषता। आगे थोड़ी और विशेषताएं देखनी हैं। मूल्यांकन को व्यापक बनाने के लिए शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्र महत्वपूर्ण होने चाहिए। सहवृत्ति के सह शैक्षणिक पहलुओं के मूल्यांकन के सरल और प्रबंधकीय तरीकों को व्यापक मूल्यांकन स्कीम में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संबंधी दस्तावेज 1986, जिसका 1992 में संशोधन किया गया, इस बात का उल्लेख किया गया है कि मूल्यांकन योजना में शिक्षा के विषयों और वह शिक्षा के सभी शिक्षण संबंधी अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, विशेषता का व्यापक मूल्यांकन के लिए अनेक प्रकार की तकनीकियों और साधनों का उपयोग करना जरूरी होना है। इसका कारण यह है कि शिक्षार्थी की समृद्धि के विभिन्न विशिष्ट क्षेत्रों का मूल्यांकन कतिपय विशेष तकनीकों के जरिए किया जा सकता है। अगला पॉइंट, सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य एवं महत्व। अध्यापन शिक्षा प्राप्ति प्रक्रिया में मूल्यांकन से शैक्षणिक और सह शैक्षणिक पहलुओं का ध्यान रखने की अपेक्षा की जाती है। यदि कोई किसी क्षेत्र में कमजोर है तो नैदानिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उपचारी उपाय अपनाए जाने चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य एवं महत्व निम्न हैं। यह अध्यापक को प्रभावकारी कार्यनीतियाँ आयोजित करने में सहायता देता है। सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है। विशिष्ट शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्रों के संदर्भ में योग्यता और उपलब्धि। अगला पॉइंट, सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने का कार्य करता है और अध्यापक को अलग अलग
शिक्षार्थियों की शक्तियों और कमजोरियों और उसकी आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायता देता है। यह अध्यापक को तत्काल फीडबैक मुहैया कराता है, जो तब यह फैसला कर सकता है कि कोई विशेष यूनिट अथवा संकल्पना समुचित कक्षा को फिर से पढ़ाए जाने की आवश्यकता है अथवा केवल कुछ शिक्षार्थियों को औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, सतत मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। यह बच्चों में अध्ययन की अच्छी आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने और अपने क्रियाकलाप को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मोड़ने के लिए अभिप्रेरित करता है। इसमें शिक्षार्थी को शिक्षा के उन क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है जिनमें अधिक जोर दिए जाने की आवश्यकता हो। सतत और व्यापक मूल्यांकन अभिरुचियों और प्रवृत्तियों वाले क्षेत्र अभिज्ञात करता है। यह अभिवृत्तियों और मूल्यांकन प्रणालियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायता देता है। यह विषयों, पाठ्यक्रमों और जीवन वृत्तियों के चुनाव के बारे में भविष्य के लिए फैसले करने में सहायता देता है। अगला पॉइंट, यह शैक्षणिक और सह-शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सूचना रिपोर्ट देता है और इस प्रकार शिक्षार्थियों की भावी सफलताओं के बारे में पूर्वानुमान लगाने में सहायता देता है। लास्ट पॉइंट इस पेज का, सतत मूल्यांकन समय समय पर बच्चे, अध्यापकों और माता पिता को उपलब्धि के बारे में जागरूक बनाने में सहायता देता है। यदि उपलब्धि में कोई कमी हुई है तो वे उसके संभाव्य कारणों की जांच कर सकते हैं और शिक्षा के उस क्षेत्र में जिसमें अधिक जोर देने की आवश्यकता हो सकती हो उपचारिक उपाय कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वैयक्तिक कारणों, पारिवारिक समस्याओं अथवा समायोजन की समस्याओं के कारण बच्चे अपने अध्ययन की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी उपलब्धि में अचानक गिरावट आ जाती है। अगला पॉइंट, यदि अध्यापक बच्चे और माता पिता को उपलब्धि में अचानक आई गिरावट का पता न चले तो बच्चे द्वारा अपने अध्ययन की उपेक्षा लंबे समय तक की जाती रहती है और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्धि निम्न स्तरीय हो जाती है और बच्चे की शिक्षा प्राप्ति में स्थायी रूप से त्रुटि रह जाती है। अगला पॉइंट और लास्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल विद्यार्थियों की निरंतर समृद्धि और उनका बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर होता है। इसीलिए यह विद्यार्थी की केवल शैक्षणिक उपलब्धियों को आंकने तक सीमित नहीं होगा। इस मूल्यांकन का उपयोग शिक्षार्थियों को अन्य कार्यक्रमों के लिए अभिप्रेरित करने, सूचना प्रदान करने, फीडबैक की व्यवस्था करने और शिक्षा प्राप्ति में सुधार करने के लिए अनिवार्य
उपयुक्त कार्यवाही करने और शिक्षार्थी के विवरणों की ओर व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करने के एक साधन के रूप में करता है। अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ये आपको लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। शिक्षार्थी की विभिन्न विधियों और एवं योग्यताओं के समझने का प्रयास करना, बालकों को पढ़ते समय प्रयोजनात्मक प्रणाली का उपयोग करना, यथा मौखिक प्रस्तुति, प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रस्तुति इत्यादि, मूल्यांकन मानदंड की प्रणाली को विद्यार्थियों से साझा करना, अपना मूल्यांकन स्वयं करने की अनुमति देना, विद्यार्थियों को प्रयास के माध्यम से सुधरने का अवसर देना। इसके बाद दूसरे का चौथा पॉइंट, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के साधन व विधियाँ। क्या हैं? साधन व विधियाँ क्या हैं वो देखेंगे। साधन और विधियों में देखेंगे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे निरीक्षण प्रणाली, प्रश्नावली, साक्षात्कार, जांच सूची, विवरण आदि। निरीक्षण गुडे तथा हार्ट के अनुसार विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है और अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। अगला पॉइंट, इस विधि के द्वारा सामूहिक व्यापक व्यवहार तथा जटिल समस्याओं का अध्ययन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। निरीक्षण विधि में अध्ययन सावधानी पूर्वक होता है, क्योंकि अध्यापक स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। इस विधि में सामूहिक व्यवहार की जांच भी की जाती है। यह विधि पूर्व बाल्यकाल में मूल्यांकन के लिए अति उत्तम है, क्योंकि इसमें छात्रों को मूल्यांकन किए जाने का एहसास भी नहीं होता और अध्यापक प्राकृतिक परिस्थितियों में बालक का मूल्यांकन कर पाते हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार होती हैं कि वस्तुनिष्ठता, निश्चयात्मकता, क्रमबद्धता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता। ये सब होनी चाहिए। इसके बाद है क्या? प्रश्नावली। क्या है? क्या? प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है। इसके द्वारा उत्तरदाता स्वयं उसकी पूर्ति करता है। यह प्रश्नों की सुनियोजित सूची होती है, जिसके आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। 0 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे को चित्र प्रश्नावली दी जाती है, जिसमें प्रश्न चित्रों के रूप में होते हैं। बच्चे सही लगाने वाले चित्रों को अंकित करते हैं। साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात्कार इंटरव्यू वह विधि है जिसके द्वारा मौखिक अथवा लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। साक्षात्कार द्वारा अध्यापक बालकों की प्रगति को ज्ञापित जानना कर पाता है, परंतु इसमें प्रश्न इस प्रकार के दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं कि बालक को यह ज्ञात नहीं हो पाता कि यह उसका मूल्यांकन हो रहा है। इस विधि से बालक अध्यापक के करीब आता है और निर्भय होकर बात कर पाता है। इस विधि द्वारा विभिन्न मनोवैज्ञानिक विधियाँ भी दूर की जा सकती हैं। जांच सूची में अध्यापक बालक के सभी तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, सामाजिक संवेगात्मकता
खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखे जाते हैं जिसको बाद में एकत्रित कर बालक का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस विधि से बालक का उचित मूल्यांकन होता है। विवरण में विद्यार्थी के कुछ समय के कार्य का नमूना एकत्र किया जाता है। यह नमूना दिन प्रतिदिन के कार्य से भी किया जा सकता है। यह शिक्षार्थी के बेहतर कार्य से भी किया जा सकता है। विवरण का लाभ क्या लाभ होता है ये करने से? संचित रिकॉर्ड उपलब्ध करें। इस प्रक्रिया में यह दिखाएं कि किस प्रकार कौशल और ज्ञान का विकास होता है। इसमें विद्यार्थी अपने अधिगम और प्रगति का दूसरों के प्रदर्शन कर सकता है। क्या बच्चा अधिगम और मूल्यांकन में सक्रिय प्रतिभागी बनता है? विवरण संबंधी सुझाव। विवरण में रखे जाने वाले चयनित कार्य का विशेष कारण होना चाहिए। विवरण की विषय वस्तु के चयन में विद्यार्थी की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित किया जाए और विषय वस्तु के चयन के मानदंड तय किए जाएं। बच्चे के विकास के साथ साथ उसके विवरण को भी अद्यतन किया जाना चाहिए। जिन बातों का प्रदर्शन किया जाना है उसके साथ विवरण संबंधी सामग्री चिंतापूर्वक रखी जानी चाहिए। ये सहज संदर्भ के लिए विषय वस्तु पर स्पष्ट लेबल लगाना चाहिए और उस पर संख्या अंकित की जानी चाहिए। वर्णनात्मक रिकॉर्ड। अध्यापक बच्चे के साथी शिक्षार्थियों के अनुभव का वर्णनात्मक विवरण भी लिखना चाहिए। इससे बच्चे के जीवन कौशल के प्रत्येक पहलू का पता लगाने का उन्हें अवसर दिया जाता है और वे शिक्षार्थी की और अधिक संपूर्ण छवि का सृजन करने के लिए उसके पिछले विवरण को साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं और इसे संचयी रिकॉर्ड तैयार करने के उपयोग में लाया जा सकता है। अगला पॉइंट, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षणिक उद्देश्यों के मूल्यांकन का त्रिस्तरीय वर्गीकरण। पहला, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक संकल्पना। दूसरा, भावनात्मक संकल्पना। तीसरा, क्रियात्मक या गत्यात्मक संकल्पना। ब्लूम के अनुरूप शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम का क्या वर्गीकरण है? ब्लूम के अनुसार व्यवहार के 3 प्रकार होते हैं। पहला, ज्ञानात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन इत्यादि आता है। दूसरा जो है भावात्मक पक्ष। ब्लूम, क्रथवाल व मारिया इसके अंतर्गत ध्यान देना, अनुक्रिया, आकलन, संगठन, मूल्यों का विशेषीकरण इत्यादि आता है। तीसरा और लास्ट, क्रियात्मक पक्ष। मनोगत्यात्मक, सिम्पसन तथा हेरो इसके अंतर्गत सहज क्रियात्मक अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, सांकेतिक संप्रेषण इत्यादि आता है। इस तरह से ये चैप्टर नंबर 11 की थ्योरी समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब